Hello students. Now we are going to discuss call on shares. At the time of issue of shares, a company may state that issue price of share is to be paid in installment as and when company demands for it. So basically जब जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होगी, कंपनी अपने शेयर्स का पैसा शेयर होल्डर से डिमांड करेगी। और यही बात कंपनी जब शेयर इशू करती है तो पहले से ही मेंशन कर देती है। सो व्हेन अ कंपनी डिमांड्स शेयर होल्डर टू पे अ पार्ट और फुल अमाउंट ऑफ बैलेंस अमाउंट अनपेड ऑन शेयर, इट इज़ कॉल्ड कॉल्स ऑन शेयर। तो जब कभी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से अनपेड अमाउंट को पे करने का डिमांड करती है, हम उसे कहते हैं कॉल ऑन शेयर। Thus, besides application money and allotment money, if company demands balance unpaid amount on share, it is called calls on share. तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी के साथ में अगर कंपनी कॉल बुलाती है, दैट मीन्स बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट भी बुलाती है अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा आने के बाद भी, तो हम उसको बोलेंगे कॉल्स ऑन शेयर। The unpaid amount on partially paid up share is a liability of the shareholder. तो ये लाइबिलिटी शेयर होल्डर की रहेगी कि उसने जो अमाउंट अभी तक पे नहीं किया है वो पे करना शेयर होल्डर की लाइबिलिटी रहेगी। पार्शली पेड अप शेयर है तो उस शेयर का अनपेड अमाउंट पे करने की लाइबिलिटी शेयर होल्डर की रहती है। इफ़ ओनर फेल्स टू पे द कॉल्स, कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर। That means if owner fails to pay the call money demanded by the company, then company can confiscate the shares. Company मेंबरशिप उस शेयर होल्डर की कैंसिल कर देगा जो कॉल मनी पे नहीं करता है। कॉल्स कैन बी मेड ओनली बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के इंटरेस्ट में, कंपनी के नीड के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अनपेड अमाउंट डिमांड कर सकते हैं शेयर होल्डर से। कंपनी हैज़ टू सेंड अ कॉल लेटर, दैट इज़ नोटिस, टू द शेयर होल्डर आस्किंग देम टू पे द कॉल मनी। तो एक लेटर द्वारा या नोटिस द्वारा शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जाता है और उनसे कॉल मनी की डिमांड की जाती है। एंड गिव देम मिनिमम 14 days नोटिस टू पे द कॉल मनी टू द कंपनी और कंपनीज बैंकर। और यह कॉल मनी पे करने के लिए उनको 14 days का नोटिस पीरियड दिया जाता है। No call can be made for more than 25% of nominal value of shares. कंपनी एक कॉल में मैक्स टू मैक्स 25% शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है उतना बुला सकती हैं। दैट मीन्स शेयर की नॉमिनल वैल्यू अगर 100 रुपये है तो कंपनी एक कॉल में ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये बुला सकती है। The gap between two calls should not be less than 1 month from the date fixed for the payment of last preceding call. तो दो कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का टाइम गैप होना चाहिए, डेज का गैप होना चाहिए। कंपनी 1 महीने से पहले और जल्दी से जल्दी शेयर होल्डर से पैसा नहीं बुला सकती। दैट मीन्स 30 days का गैप दो कॉल्स के बीच में होना ज़रूरी है। The rules and procedures to make calls is given in the company's article of association. तो किस तरह से कॉल्स करना है, कौन सी प्रोसीजर फॉलो करना है, इसकी सारी डिटेल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा मिल जाती हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अथॉरिटी देता है शेयर्स के लिए कॉल मनी बुलाने के लिए। नाउ हम डिस्कस करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर। इफ शेयर होल्डर फेल्स टू पे कॉल ऑन शेयर्स विद इन अ सर्टन पीरियड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इफ ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कैन फॉरफिट, दैट इज टेक अवे द ओनरशिप ऑफ मेंबर। सो अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फॉरफीचर की प्रोविजंस दी हैं तो ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के
शेयर्स फॉरफिट कर सकते हैं अगर शेयर होल्डर्स कॉल मनी पे नहीं करते हैं विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। ये फॉरफिचर की अथॉरिटी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा मिलती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। जब कभी शेयर होल्डर्स कॉल का पैसा नहीं भेजते हैं तो एक टाइम लिमिट क्रॉस होने के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अथॉरिटी होती है कि वो इन शेयर की मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हैं, ओनरशिप उस मेंबर की कैंसिल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। ओनली partially paid up shares can be forfeited. Obviously फुल्ली पेड अप शेयर्स को फॉरफिट करने की ज़रूरत ही नहीं आती है, जब्त करने की और उसकी मेंबरशिप कैंसिल करने की ज़रूरत ही नहीं आती है। जिन शेयर्स का पूरा पैसा नहीं आता है उन्हीं शेयर्स को कॉन्फिस्केट यानी ही फॉरफिट किए जाते हैं। बोर्ड कैन फॉरफिट शेयर्स ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और ये फॉरफिचर का डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा लिया जाता है तो वो कंपनी का इंटरेस्ट, कंपनी का वेलफेयर देख के ही लिया जाता है। कंपनी हैज़ टू सेंड अ नोटिस ऑफ फॉरफिचर टू द कंसर्न मेंबर्स। फॉरफिट करने के पहले कंपनी को फॉरफिचर की नोटिस यानी ही फॉरफिचर की इंफॉर्मेशन, फॉरफिचर का नॉलेज उस शेयर होल्डर तक पहुंचाना होता है। The notice must give minimum 14 days period from the date of service of notice to make the payment along with the interest। तो ये नोटिस के बाद में भी 14 डेज़ का पीरियड दिया जाता है शेयर होल्डर को कि वो कॉल का मनी पे कर दे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। और ये 14 डेज़ का पीरियड क्रॉस होने के बाद ही फॉरफिचर किया जाएगा शेयर का। A company can reissue forfeited share as these shares belong to the company। और ये जो फॉरफिट किए हुए शेयर है मतलब जिनकी मेंबरशिप कंपनी कैंसिल कर चुका है, ऐसे शेयर को री इशू भी कंपनी कर सकती है क्योंकि अब कंपनी खुद उन शेयर्स का ओनर है। ऑन री इशू इफ कंपनी गेट्स मोर मनी देन द कॉल्स विच वॉज ड्यू द एक्सेस अमाउंट इज पेड टू द मेंबर। और री इशू पर अगर कंपनी को ज़्यादा पैसा मिलता है, जो उसको कॉल मनी पे मिलना चाहिए था उससे अगर ज़्यादा पैसा मिलता है तो ये एक्सेस अमाउंट कंपनी को उस मेंबर को देना होता है। द बोर्ड कैन कैंसल फॉरफिचर अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस प्रोवाइडेड द मेंबर रिक्वेस्ट द बोर्ड बिफोर इट इज़ री इशूड। फॉरफिचर का जो बोर्ड का डिसीजन है वो बोर्ड कैंसिल भी कर सकता है अगर शेयर री इशू करने के पहले ही शेयर होल्डर ने, मेंबर ने कंपनी को रिक्वेस्ट की है फॉरफिचर कैंसिल करने की, तो ऐसे सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉरफिचर का डिसीजन कैंसिल कर सकती है। इफेक्ट ऑफ फॉरफिचर, cessation of membership on forfeiture, a member ceases to be a member of a company and loses all membership rights. The member's name is removed from the register of the members। तो फॉरफिचर का इफेक्ट ये होता है कि मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। एज अ मेंबर शेयर होल्डर को जो जो राइट्स होते हैं वो सारे राइट्स रिमूव किए जाते हैं। उस शेयर होल्डर का नाम कंपनी के जो मेंबर का रजिस्टर होता है वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, अ मेंबर इज लाइबल फॉर अनपेड कॉल्स इवन आफ्टर फॉरफिचर ऑफ शेयर। तो शेयर फॉरफिट भी हो गए तो भी कंपनी अनपेड कॉल्स की अमाउंट की मेंबर को अनपेड अमाउंट भी देना पड़ेगा इवन दो वो शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं। Liability ceases only when company reissues the forfeited shares। और उस मेंबर की लाइबिलिटी तब ख़त्म हो जाती है जब कंपनी उन शेयर्स को रीइशू करता है। मतलब अगर फॉरफिटेड शेयर्स अगर री इशू नहीं हुए हैं तो भी मेंबर की अनपेड अमाउंट को पे करने की लाइबिलिटी कंटिन्यू रहती है। जब कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करता है तभी मेंबर की अनपेड कॉल्स अमाउंट पे करने की लाइबिलिटी ख़त्म होती है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इफ़ अ कंपनी गोज इन
For liquidation within 1 year of forfeiture of share, the member whose shares have been forfeited is liable to pay the calls as a past member. फॉरफीचर के बाद में विद इन 1 ईयर अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, अगर बंद हो जाती है, तो ये जो मेंबर है जिसकी शेयर फॉरफिट हुए हैं उसको पास्ट मेंबर बोल के कंसीडर किया जाएगा और उससे अनपेड अमाउंट वसूल की जाएगी। तो यहाँ पर कॉल्स ऑन शेयर एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर कंप्लीट होता है। थैंक यू।